नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 23 अप्रैल। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज बंगाल और तमिलनाडु में मतदान होने वाला है। बंगाल में ये प्रथम चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि इस पहले चरण में बंगाल में बीजेपी को जीतने की जैसे लाभदायक स्थिति ज़्यादा इस भाग्य में देखने के लिए मिलती है। इस 23 तारीख के इसमें लगभग 150 सीट या 152 सीट पर मतदान होना है। और यदि बीजेपी को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करना है तो इन 150 में से कम 100 सीटों पर बीजेपी को जीतना अत्यधिक आवश्यक है। यदि पिछली बार की तुलना में हम देखें तो पिछली बार तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 92 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को 59 सीट पर के ऊपर विजय मिली थी। पिछली बार जो अंतिम परिणाम आए थे उसमें बीजेपी को 77 सीटें प्राप्त हुई थी और 200 से ज़्यादा सीट लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 2021 और 2026 इस चुनाव में अंतर क्या है? 2021 के चुनाव में यदि ऊपरी तौर पे हम देखें तो ममता बनर्जी आक्रामक थी, बीजेपी डिफेंसिव थी। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी को पैर में चोट लग गई थी तो उस पर प्लास्टर बांध के उन्होंने घूम घूम के प्रचार किया और सहानुभूति वोट बटोरने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रही। ऐसा कहा जाता है कि 2021 के चुनाव में बीजेपी के पास बंगाल में कोई अपना संगठन नहीं था। 2021 के चुनाव में बीजेपी के पास बंगाल का अपना कोई ऐसा अधिकृत नेता नहीं था जिसको कि बंगाल के संपूर्ण बंगाल में मान्यता प्राप्त हो। भय का वातावरण था। भय के कारण लोग वोट डालने के लिए घर के बाहर नहीं निकलते थे और आपको याद होगा कि चुनाव के बाद भी बहुत अत्यधिक हिंसा हुई थी। तो ये सब कारण थे पिछली बार में बीजेपी का हारने का जो प्रमुख कारण था। फिर भी बीजेपी 2021 के चुनाव में उसके पूर्व जो उन्होंने 2016 में मात्र 3 विधायक थे विधानसभा में, उससे उनकी संख्या बढ़कर 77 सीटों तक पहुंच गई थी। तो अब इस विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है कि लोग बीजेपी के जीतने की बहुत अत्यधिक संभावना व्यक्त कर रहे हैं? उसका प्रमुख कारण ये है कि एसआईआर को लागू किया गया, जिसमें अत्यधिक जो फर्जी मतदाता थे, जो एक्सपायर हो चुके थे, अपनी बंगाल छोड़कर अन्यत्र कहीं नौकरी करने के लिए चले गए थे, इस प्रकार के जो मतदाता थे उनके नाम काट दिए गए। वो करीब 90 लाख तक मतदाताओं के नाम कटे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा संभाला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों को लगाकर लोगों ने जो आवेदन किए थे उससे जो लोग उचित मतदाता थे उनको मतदाता बनाने की प्रक्रिया जो की गई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो ये जो करीब 90 लाख वोटर कटे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हर विधानसभा सीट के ऊपर 20,000 मतदाता कम हो गए हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा घाटा
ममता बनर्जी को होना है, क्योंकि पिछली बार उन्हीं को ये सारे मत प्राप्त हुए थे। कुछ बीजेपी को भी मिले होंगे, पर अधिकतर मत तो जो पार्टी जीती है उसी को मिला है, ऐसा माना जाता है। फिर इस बार जो भय का वातावरण है वो पूरी तरीके से दूर हो चुका है। लोग निर्भीक होकर इस बार तो परिवर्तन होगा ऐसा कैमरों के साथ सामने आकर कह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, ये तो हमें पता नहीं, पर जो टीवी पर चुनाव विश्लेषक बात करते हैं उसके अनुसार बीजेपी ने बंगाल में अपना संगठन खड़ा कर लिया है। जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में उनके बूथ मैनेजमेंट किया जाता है, पन्ना प्रमुख बनाया जाता है, वो सारी प्रक्रिया इस बार बंगाल में भी की जा रही है। पन्ना प्रमुख का काम होता है कि उस पन्ने पर जितने लोगों का नाम है उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते रहता है, और उनमें से कौन लोग बीजेपी को वोट देंगे, कौन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये भी वो जानता है। तो जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं उनको घर से निकाल तक बूथ तक ले जाने की दायित्व उस पन्ना प्रमुख पर होती है। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट डालने वाले लोगों को बूथ तक ले जाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता कर सकते हैं, ऐसा चुनाव विश्लेषकों का मत है। भय निकल चुका है, चुनाव के लिए उनका संगठन खड़ा है। पिछली बार बीजेपी का पास प्रादेशिक स्तर का कोई नेता नहीं था, इस बार शुभेंदु अधिकारी के रूप में बीजेपी के पास एक मुख्यमंत्री का प्रमुख चेहरा है। तो ये सब बातें जो हैं बीजेपी को चुनाव में जीतने के लिए मददगार साबित हो सकती है, और इस कारण चुनाव विश्लेषक जो हैं वो ऐसा समझते हैं कि यदि ये प्रथम चरण का जो मतदान 23 तारीख को होने वाला है, इस मतदान में यदि बीजेपी यहाँ पर कम से कम 100 सीट जीतने में सफल हो पाएगी, तभी वो बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर सकती है। तो आज जब मतदान हो रहा है, शाम तक मतदान पूरा हो जाएगा, तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या इस बार बीजेपी अपना शासन बंगाल में स्थापित कर पाएगी? 23 तारीख के मतदान में क्या बीजेपी 100 से ज़्यादा अधिक सीट जीत पाएगी, अथवा ममता बनर्जी का जादू चलेगा और वह फिर से सत्ता में वापस आएगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स अवश्य दीजिए। मित्रों, तो आज का जो हमारा प्रमुख विषय है, अर्थात संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दास बोध में आधि भौतिक ताप के जो उन्होंने लक्षण बतलाए हैं उनके बारे में हम विचार करने वाले हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप बतलाए थे। आध्यात्मिक ताप वो होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में पापों किए थे, उसके कारण जो हमको दुख भोगना पड़ता है, वो आध्यात्मिक ताप होते हैं। जो हमारे मनुष्यों अथवा जीव प्राणियों के द्वारा जो कष्ट हमको भोगने पड़ते हैं उसको आधि भौतिक ताप कहते हैं, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो हमको कष्ट सहन करना पड़ता है उसको आधि दैविक ताप कहते हैं। तो अब आधि भौतिक तापों के बारे में संत रामदास स्वामी कहते हैं कि 16वीं सदी में लोगों का अंग विच्छेद कर देना, उनको प्राणघातक दंड देना, सजा के तौर पर अपराधी का नाक, कान, गला, हाथ, पैर, जीभ और ओठ तक काट देने का आदेश दिया जाता था। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि शरीर पर गरम गरम लोहे की सलाखें चिपकाकर शरीर को दाग दिया जाता था। उंगलियों को, सभी नाखूनों को उखाड़ दिया जाता था। शरीर में सुइयां चुभोकर अपराधी को मारने का प्रयास किया जाता था। जीवित अवस्था में अपराधी की आंखें निकाल ली जाती थी। ये क्रूरतम सजाएं 16वीं शताब्दी में दी जाती थी। तो ये जो सारी
क्रूरतम सजाएं हैं, ये आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आती हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, किसी किसी अपराधी को प्राणदंड की सजा यानी फांसी पर लटकाने की सजा हो जाती थी। ये भी आधि भौतिक ताप के लक्षणों के अंतर्गत आता है। अत्यधिक कष्ट और तकलीफों से जूझने के कारण शरीर का वजन धीरे धीरे कम हो जाता है। इतनी कठिन यातनाएं अपराधियों को दी जाती थी कि उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगता था। पुराने जमाने में अपराधी जो ज़्यादा खतरनाक अपराधी होते थे, उनको किसी ऊंचे पर्वत स्थान के ऊपर ले जाकर उसकी चोटी से नीचे ढकेल दिया जाता था। चट्टानों से खाई में गिरा दिया जाता था। तोप के सामने उस मनुष्य को बांध के तोप से उसको उड़ा दिया जाता था। ये सब आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कानों में लकड़ी के खूंटे ठोक दिए जाते थे, शरीर की खाल उखाड़ उधेड़ दी जाती थी। आप लोगों ने, जिन लोगों ने छावा फिल्म देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि संभाजी को औरंगजेब ने कितनी अमानवीय यातनाएं दी थी। उसमें उनकी खाल उधेड़ ली थी, उनकी आंखें निकाल ली थी, नाखून छील लिए थे। तो ये अमानवीय यातनाएं जो दी जाती थी, ये सभी आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। शरीर पर सूजन आ जाए, इतना डंडों से अपराधियों को पीटा जाता था। बोरे में बंद करके फिर अपराधी को डंडों से पीटा जाता था। सुई अथवा नुकीली वस्तुएं अपराधी को चुभोई जाती थी और चुभा चुभा कर उसको मार दिया जाता था। उंगलियों को पीछे की ओर मोड़कर असहनीय यातनाएं दी जाती थी। गले में लोहे का हुक फंसा दिया जाता था और पकड़ यानी पकड़ को लेकर शरीर के बोटी बोटी नोच ली जाती थी और उसके मांस के टुकड़े नोच कर फेंक दिए जाते थे। तो ये सारी अमानवीय यातनाएं आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आती हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि सजा के रूप में पिघला हुआ शीशा पिलाना, जबरदस्ती पिला दिया जाता था। बिजली के झटके दिए जाते थे अथवा तेज प्रहार शरीर पर किया जाता था। सिर धड़ से अलग कर देने की सजा दी जाती थी। घर की नींव में मनुष्य को चुनवा दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने उनकी सौतेली मां सोयरा माता को घर की दीवार में चुनवा दिया था राष्ट्रद्रोह के अपराध में। पर यह कथाओं में बताया जाता है, वास्तविक रूप से इसके कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। मनुष्य को पैजामा पहनाकर ऊपर और नीचे उसको कसकर बांध दिया जाता था पैजामे को, और पैजामे के अंदर गिरगिट को छोड़ दिया जाता था। सजा के तौर पर क्रोधित बिल्ली को एक कमरे में बंद करके अपराधी को उस कमरे में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो बिल्ली नोच नोच कर उसको मार डाले। ये सारी अमानवीय यातनाएं आधि भौतिक ताप के अंतर्गत आती हैं। 16वीं सदी में अकाल मृत्यु का भी भय अत्यधिक हुआ करता था। कुत्ते, बाघ, भूत प्रेत, मगरमच्छ, बिजली गिरने के कारण लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती थी। हिंसक पशु जंगलों में लोगों को खा जाते थे।
बिजली गिरने के कारण लोग मर जाते थे। आज भी ऐसा होता है, पर अब बहुत कम होता है कि लोगों के ऊपर बिजली गिर रही हो। उस समय ये संख्या अत्यधिक हुआ करती थी। जंगल में लोगों को हिंसक पशुओं द्वारा खाने का आम बात थी। तो ये सब अधिक भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। शरीर की नस खिंच जाना, कई बार होता है कि हम बाल्टी उठा रहे, नस खिंच गई। चलते समय अचानक नस खिंच गई और पैर उठाना कठिन होने लगा। मशाले अथवा जलती हुई लकड़ी से शरीर को दाग देना, शरीर को जलाना, इस प्रकार की अनेक अमानवीय यातनाओं को जो झेलना पड़ता था, ये सब आधी भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा पशु और प्रिय वस्तुओं की हानि जो व्यक्ति को होती है, ये आधी भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। खेत में आग लग गई, खड़ी खेत वो बहुत अत्यधिक वर्षा होने के कारण खराब हो गई, या ओले गिरने के कारण फसल नष्ट हो गई, घर में आग लग गई, इसके कारण हमारा सामान जल गया, जो जन धन की हानि हुई। बाढ़ जब आती है तब मवेशी या पशु उसमें बह के चले जाते हैं, उस जो हानि होती है। कोई संक्रामक रोग पशुओं में फैल जाता है, उसके कारण हमारे पशु मर जाते हैं। ये जो सब ताप है, ये आधी भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति की माँ बचपन में गुजर जाती है, किसी व्यक्ति की पत्नी युवावस्था में चली जाती है, किसी व्यक्ति का बुढ़ापे में उसका एकमात्र पुत्र जो आधार था वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सब आधी भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। कुछ लोग अपना देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं, उसके कारण उनके माँ बाप जो यहाँ रह जाते हैं, उनको जो कष्ट और तकलीफ सहन करनी पड़ती है, अथवा समाज में जो लूट धोखेबाजी चल रही है, उसके कारण लोगों को जो कष्ट और तकलीफ उठानी पड़ती है, जिसके कारण समाज में दुर्दशा फैली हुई है। दरिद्रता में लोग जो जीवन जीते हैं, कर्ज के कारण जिनको अपना गांव छोड़कर अन्यत्र कहीं भाग जाना पड़ता है, दरिद्रता के कारण कुअन्न यानी जिसको हम खा नहीं सकते, ऐसा अन्न जिनको खाने के लिए मजबूरी में खाना पड़ता है, ये सब आधी भौतिक ताप के लक्षण हैं। महामारी का फैलना, युद्ध में पराजित हो जाना, अपने प्रियजनों का नाश हो जाना, ये सब आधी भौतिक ताप के लक्षण हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कठिन समय, अकाल, भयप्रद अथवा बुरा वक्त, उद्वेग अथवा चिंता के कारण मन हमेशा तड़पते रहता है, व्याकुल हो जाता है, ये सब आधी भौतिक ताप के लक्षण हैं। तेल निकालने के लिए पहले के जमाने में बैल लगाया जाता था, जो गोल गोल घूमकर चक्की के पाटों को पीसकर उसमें से तेल निकलता था। वीर सावरकर को अंडमान की जेल में कोल्हू के बैल की जगह लगाकर उनसे तेल निकलवाने की सजा दी गई थी। उनको कोड़ों से मारा जाता था। ये अमानवीय सजा उन्होंने भुगती हुई है। तो कोल्हू के बैल या गन्ने के चरखे में फंस जाना अथवा बैलगाड़ी के चक्के के नीचे आ जाना, ये सब आधी भौतिक ताप के लक्षण हैं। पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, इसलिए बैलगाड़ी के चक्के के नीचे लोग आके दब जाते थे।
आजकल कार, स्कूटर, रेल, इनके चक्कों के नीचे आके लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सब आधी भौतिक ताप के लक्षण हैं। अनेक प्रकार के शस्त्रों से शरीर का कट जाना है। जब युद्ध होता है तो गोलियां चलती है, बम चलते हैं, बम के स्प्लिंटर्स उड़ के शरीर में लगते हैं, तलवार, चाकू, इससे शरीर को वेदना झेलनी पड़ती है। हिंसक पशुओं द्वारा मनुष्य को खाया जाता है अथवा युद्ध में बंदी बना लिया जाता है। ये सब आधी भौतिक ताप के लक्षण हैं। तो मित्रों, आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए। और ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर भी कीजिए। तो एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर।